नमस्कार, अगस्त साप्ताहिक समाचार में आपका स्वागत है। ओडिशा में इस हफ्ते खबरों का दौर तेज है। भुवनेश्वर में ब्रिक्स बैठक से लेकर बाढ़ राहत की खबर, राष्ट्रपति का ऐतिहासिक दौरा और रथ यात्रा को वैश्विक पहचान दिलाने की पहल तक कई बड़ी अपडेट्स इस बुलेटिन में हैं। और देश दुनिया की बड़ी खबरों में मेटा विवाद पर मार्क जुकरबर्ग की माफी, तरुण तेजपाल केस में कोर्ट का बड़ा फैसला और संसद के विशेष सत्र की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अहम डील किया हट। खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का गोल्ड प्रदर्शन। वहीं मनोरंजन जगत से सगाई की खुशखबरी और एक दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भुवनेश्वर में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की अहम बैठक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस अहम बैठक में ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी मजबूत, नवाचारी और सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली का निर्माण। बैठक में शिक्षा में नवाचार, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम के नेतृत्व में देश पहले भी इस जिम्मेदारी को सफलता से निभा चुका है। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया और यूएई के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा के जरिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में यह सम्मेलन एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ओडिशा में बाढ़ का पानी भले ही घट रहा हो, लेकिन हालात अभी गंभीर बने हैं। राज्य के 7 जिलों में भारी नुकसान दर्ज किया गया है, जबकि 22 जिलों के 85 ब्लॉक और 1458 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 8,63,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राजस्व मंत्री का कहना है कि नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है और राहत राशि की घोषणा भी कर दी गई है। पूरी तरह घर टूटने पर 1,20,000 रुपए, आंशिक कच्चे घर के नुकसान पर 4,000 और झोपड़ी क्षति पर 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं फसल नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हवाई सर्वे किया है, जबकि मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मरम्मत, राहत और स्वास्थ्य सेवाओं को तेज करने के निर्देश दिए हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तप्तपानी का दौरा कर एक नया इतिहास रच दिया। वे यहां पहुंचने वाली देश की पहली कार्यरत राष्ट्रपति बनी। मंगलवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति तप्तपानी पहुंची और वहां प्राकृतिक गर्म जल कुंड में गंधक युक्त पानी से स्नान किया। इसके बाद उन्होंने आदिवासी आस्था के प्रतीक मां कंधुनी देवी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश की शांति, समृद्धि और एकता की कामना की। राष्ट्रपति ने नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन कर आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रपति ने सराहा। कार्यक्रम में बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट भी बांटी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर प्रस्ताव को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पहले ही सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर चुका है। अब केंद्र के सहयोग से इस दस्तावेज को तेजी से यूनेस्को तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने रथ यात्रा को भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, कला, संगीत और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। हर साल लाखों श्रद्धालु इस महापर्व में शामिल होते हैं। यदि रथ यात्रा को यूनेस्को सूची में स्थान मिलता है तो इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर और मजबूती मिलेगी। ओडिशा में 12 अगस्त को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। लोक सेवा भवन में शाम को मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 6 विभागों से जुड़े 9 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें राजस्व, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पंचायती राज और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। राज्य सरकार 2036 तक ओडिशा को विकास के शीर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने हर जिले में 25 नए प्रोजेक्ट्स लागू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि किसानों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास फोकस किया जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि कैबिनेट बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले आते हैं। ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ने घोषणा की है कि राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक की जाएगी। फिलहाल ये संख्या 1800 तक पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 2 सालों में 300 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार हर साल 150 से 200 सीटें बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
नए मेडिकल कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 152 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा खाली पदों को भरने के लिए ओपीएससी के जरिए 5200 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें अब तक 1800 डॉक्टर शामिल हो चुके हैं। सरकार का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना और डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर करना। पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा अब देश के सर्वोच्च कार्यालय राष्ट्रपति भवन में अपनी खास पहचान बनाएगी। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने जानकारी दी है कि रथ यात्रा के पवित्र रथों के चक्र राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाढ़ी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष, बलभद्र के तालध्वज और देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ के एक चक्र को राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थापित करने का अनुरोध किया था। इस फैसले को ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। ये चक्र केवल कारीगरों की ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था और परंपरा का प्रतीक है। ओडिशा सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कैंसर इलाज के लिए 91 नए पैकेज जोड़े गए हैं। इसके साथ ही कुल उपचार पैकेजों की संख्या बढ़कर 2254 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग ने बताया कि इस कदम से कैंसर मरीजों को बेहतर और मुफ्त सुपर स्पेशलिटी इलाज मिल सकेगा और आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। सरकार ने 2026-2027 के बजट में इसके लिए 311 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये राशि जागरूकता अभियान, मोबाइल हेल्थ कैंप, डिजिटल हेल्थ मॉडल और मुफ्त परिवहन सुविधा पर खर्च होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मंजूरी के बाद राज्य के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में ये नई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ओडिशा की बालियंता कांस्टेबल सौम्य हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। भुवनेश्वर की एसटीजेएम कोर्ट में 767 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, जबकि 9 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट मिल चुकी है। पहले इस केस में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। गौरतलब है कि 7 मई को रामचंद्रपुर इलाके में भीड़ ने कांस्टेबल सौम्य की पीट कर हत्या कर दी थी। शुरुआत में स्थानीय पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन जन आक्रोश और सवाल उठने के बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कर रहा है। पश्चिम ओडिशा के सबसे बड़े पर्व नुआखाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस साल नुआखाई का शुभ लग्न घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में उत्साह का माहौल है। बलांगीर जिले के पाटना महाराजा के शैलेश्वरी पैलेस से शुक्रवार को शुभ मुहूर्त की घोषणा की गई। जानकारी के अनुसार 15 सितंबर की सुबह 9:36 से 10:10 तक अमृत बेला रहेगी। इसी दौरान देवी देवताओं को नए अन्न का भोग अर्पित किया जाएगा। राज पुरोहित ने बताया कि इस पवित्र समय में पूजा करने का विशेष महत्व है। लग्न की घोषणा के साथ ही अब पश्चिम ओडिशा में नुआखाई की तैयारियां जोरों पर हैं और हर घर में इस पर्व को लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देश की खबरों में मेटा और भारत सरकार के बीच चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से औपचारिक रूप से माफी मांगी है। ये माफी प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट, डीप फेक और प्रधानमंत्री से जुड़े वीडियो हटाने जैसे तकनीकी गलतियों को लेकर दी गई है। मेटा ने स्वीकार किया है कि पेड प्रमोशन के जरिए कुछ अवैध कंटेंट को बढ़ावा मिला। हाल ही में सरकार और मेटा अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ऐसे करीब 30 आपत्तिजनक विज्ञापनों का खुलासा हुआ, जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया। आईटी मंत्रालय ने मेटा से जवाब तलब किया था। सरकार के कड़े रुख के बाद अब मेटा ने अपनी नीतियों में सुधार का भरोसा दिया है। 2013 के चर्चित रेप केस में पूर्व तहलका संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे कोर्ट के गोवा बेंच ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें दोषी करार किया है। गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने तेजपाल को दोषी माना है और उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने सुनाया। ये मामला नवंबर 2013 का है, जब तहलका की एक महिला सहकर्मी ने गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान तेजपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब उस फैसले को पलट दिया है। संसद की मानसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच सरकार 17 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रहा है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल को पारित कराना है। वर्तमान मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके जल्द बाद विशेष सत्र बुलाने की योजना है। हालांकि कम समय के अंतराल के कारण सांसदों के लिए इसमें शामिल होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इससे पहले अप्रैल में भी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन 2/3 बहुमत के अभाव में ये बिल पास नहीं हो सका। अब लोकसभा में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत मानी जा रही है, जिससे इन बिलों के पास होने की संभावना बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद पहली बार लोगों को संबोधित किया। भारत आने के बाद उन्होंने दिल्ली के एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से करीब 25 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में हसीना ने साफ कहा है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है या उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वे बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में देश वापसी का इरादा है और जनता का समर्थन उनके लिए सबसे अहम है। हसीना ने अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक और असंवैधानिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपनी इच्छा से देश नहीं छोड़ी, बल्कि हालात ऐसे बने कि उन्हें जाना पड़ा। भारत को अपना सच्चा दोस्त बताते हुए हसीना ने कहा कि हर मुश्किल समय में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक अहम समझौता जल्द अंतिम रूप ले सकता है। इस डील के तहत मौजूदा अस्थायी उत्तरी और दक्षिणी समुद्री मार्गों को हटाकर ईरान के जल क्षेत्र से गुजरने वाला एक सिंगल शिपिंग चैनल बनाया जाएगा। यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 2 से 4 महीनों के लिए लागू होगी। ईरान के विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बताया कि एंट्री और एग्जिट रूट मैप समेत लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि इसे जलडमरू मध्य के पूरी तरह खुलने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इस बीच अमेरिका से सीधी बातचीत की खबरों को ईरान ने खारिज किया है। बता दें कि फरवरी में ईरान ने अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। अब यह संभावित डील समुद्री व्यापार को अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन बड़े भू राजनीतिक विवाद अभी भी बरकरार हैं। खेल जगत की खबरों में नजर डालें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सिंग टीम ने इतिहास रच दिया है। ग्लासगो में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रीति, जैस्मिन, साक्षी प्रिया, अरुंधति, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं जादूमणि लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र ने सिल्वर मेडल हासिल किए। कुल मिलाकर भारत ने बॉक्सिंग में 10 मेडल अपने नाम किए। इससे पहले 2022 में भारत ने 3 गोल्ड के साथ 7 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन उससे कहीं बेहतर रहा। भारत की ऐतिहासिक कामयाबी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के नए स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखी जा रही है। अहमदाबाद ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी है। ग्लासगो 2026 के समापन समारोह में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का झंडा भारत को सौंपा गया, जिसके साथ ही 4 साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खास मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। समारोह में भारतीय संस्कृति की झलक देखी गई। अहमदाबाद, जिसे अहमदाबाद ब्रांड नाम दिया गया है, 100 साल पूरे कर रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे भारत की वैश्विक छवि और आयोजन क्षमता की बड़ी परीक्षा होगी। गेम्स में 15 से 17 खेल शामिल हो सकते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम समेत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इस आयोजन का केंद्र होंगे। मनोरंजन जगत की खबरों में बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक खुशखबरी सामने आई है। लोकप्रिय अभिनेता दीपान्वित दास महापात्र और अभिनेत्री शीतल पटनायक की सगाई धूमधाम से पूरी हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीरें साझा की और अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। सगाई समारोह में दीपान्वित पारंपरिक अंदाज में नजर आए, जबकि शीतल लाल हरे रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी। परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर नई जिंदगी की शुरुआत की। शीतल ने इंस्टाग्राम पर भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि आज हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए चुन लिया। इस खबर के बाद फैंस और सेलेब्स लगातार उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। दोनों कलाकारों की शादी की तारीख का अब सभी को इंतजार है। बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। गजनी और लगान जैसी फिल्मों में अपने दमदार विलन किरदार के लिए मशहूर वरिष्ठ अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। बताया जा रहा है कि प्रदीप रावत पिछले 5 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। इलाज के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन हाल के महीनों में बीमारी फिर से बढ़ गई। पिछले 2 महीनों से वे अस्पताल में भर्ती थे और मंगलवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रदीप रावत ने हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और उड़िया फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई थी। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर फैंस और सितारे उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके यादगार किरदारों को याद कर रहे हैं। तो ये थी ऑर्गस्ट साप्ताहिक समाचार में इस हफ्ते की बड़ी खबरें। सख्ती, संकट, सियासत से लेकर मनोरंजन और खेल जगत तक हर अपडेट पर हमारी नजर रही थी। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। नमस्कार।